गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में शुरुआत किए थे एक नए श्रृंखला की जिसका नाम था वायुमंडल। तो कल हम लोग देखे थे कि वायुमंडल के संगठन के बारे में देखे थे और आज उसी का एक अगला टॉपिक है वायुमंडल की संरचना। ठीक है, तो इस भाग में हम लोग देखेंगे कि वायुमंडल जो पृथ्वी की सतह से लेकर के बढ़ते ऊंचाई के साथ वायुमंडल किस कौन कौन से परतों में विभाजित है और उसका जो विशेषता है क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जानने के लिए देखते हैं कि जो परतों का पर्यवेक्षण किया गया है, अध्ययन किया गया है, किस माध्यम से किया गया है, किस या किन स्रोतों से किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका अध्ययन किया जाता था, गुब्बारों के माध्यम से किया जाता था। गुब्बारे फुला करके उसी में कई तकनीकें विकसित करके और कैमरा वगैरह भेजा जाता था ऊपर, तो पता चलता था। लेकिन ये काफ़ी ऊंचाई तक नहीं जा पाता था, तो इसलिए काफ़ी एथेंटिक सोर्स के रूप में नहीं माना जाता है। अब आधुनिक तकनीक काफ़ी ज़्यादा विकसित हो गई है। अब तो रेडार के माध्यम से भी जो धरती पर बैठे बैठे ही यहाँ से पता लगाया जा सकता है। दूसरा चीज़ जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट हैं, सैटेलाइट भी छोड़ा गया है जिसके माध्यम से मौसम की जानकारी पता चल पाती है, या फिर ये परतों के विकास के बारे में पता चल पाता है कि किस परत में कौन सी घटनाएं हो रही हैं, क्या हो रही है। ठीक है, तो इसके अतिरिक्त वायुयान से भी होता है। वायुयान में भी कई तकनीकियाँ डाल करके उसके बाद से ले जाया जाता है और उससे अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इसका वर्गीकरण, तो जो परतों का जो वायुमंडल का संरचना का वर्गीकरण जो किया गया है कई माध्यम से किया जाता है या कई आधारों पर किया जाता है। यहाँ पे जो हम लोग वर्गीकरण किए हैं इसका मुख्य आधार है तापमान और वहाँ से संबंधित घटनाएं। ठीक है, तो देखते हैं कि किन किन परतों में विकास हुआ है। तो जो तापमान और दबाव के आधार पर जो हम लोग डिवीजन किए हैं, इसको 4 भागों में डिवीजन किया गया है। ठीक है, 4 भागों में बांटा गया है, जिसको पहला जो मंडल होता है क्षोभ मंडल होता है, दूसरा समताप मंडल होता है। पहला क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल और चौथा होता है तो ताप मंडल की संज्ञा देते हैं। तो ये 4 परतों में विभाजित है। इसमें भी सब डिवीजन किया गया है। अभी इसको देखते हैं एक एक करके डिटेल में। ठीक है, तो जो पहला परत हम लोग का है क्षोभ मंडल होता है, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। ठीक है, ट्रोपोस्फियर जिसकी ऊंचाई होती है कि लगभग एवरेज ऊंचाई 13 किलोमीटर ही होती है, लेकिन ये ध्रुवों से और विषुवत रेखा की तरफ धीरे धीरे बढ़ती जाती है। अर्थात ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई कम होती है, मतलब लगभग 8 किलोमीटर होती है, जबकि विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर होती है। ठीक है, लेकिन ये ऊंचाई समय के साथ भी बदलता रहता है, सीजन के अनुसार। मौसम जैसे ग्रीष्मकाल में इसकी ऊंचाई काफ़ी मैक्सिमम होती है, जबकि शीत ऋतु में कम हो जाती है। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई ये बढ़ती। इसमें जो तापमान होता है सामान्य ह्रास दर से इसका तापमान कम होते जाता है, अर्थात 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 100 मीटर 1000 मीटर पे। ठीक है, इस हिसाब से तापमान कम होते जाता है। ठीक है, और इसको जो क्षोभ सीमा की जो मैक्सिमम जो क्षोभ मंडल की सबसे मैक्सिमम ऊंचाई है वहाँ पे -80 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। ठीक है, माइनस मैंने जो विषुवत रेखा पर मैक्सिमम ऊंचाई है इसलिए यहाँ पर -80 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, जबकि ध्रुवों पे जो 9 किलोमीटर के आसपास या 8 किलोमीटर के आसपास ही है वहाँ पर -45 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। ठीक है, -45 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो जाता है। ठीक है, जो क्षोभ मंडल है इसी भाग में जितने भी मौसमी घटनाएं होती हैं, ठीक है, आंधी तूफान वर्षा या बिजली के जो चमक होती हैं इसी भाग में पाई जाती हैं, क्योंकि इसी भाग में ऑक्सीजन भी होता है और दूसरी चीज़ जल वाष्प की मात्रा इसी भाग में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त जल वाष्प की मात्रा नहीं पाई जाता है, यह बिल्कुल ही नगण्य पाया जाता है। ठीक है, तो इसी भाग में सबसे ज़्यादा मौसमी घटनाएँ भी होती हैं। ठीक है, ये जीव के लिए या मानव जीवन के लिए अनुकूल दशा होती है। यहीं पे केवल मानव जीवन या जीवित रह सकते हैं, या पेड़ पौधे वनस्पतियाँ सब जीवित रह सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसके लिए अनुकूल इतना वातावरण नहीं मिल पाता है इसके इस वायुता के अतिरिक्त कि वहाँ पे जीवन का विकास हो है। ठीक है, इसी भाग में केवल क्षोभ मंडल में ही जीवों का विकास हुआ है। ठीक है, इसके बाद से जो क्षोभ मंडल के ऊपरी सीमा होता है उसको क्षोभ सीमा की संज्ञा दिया जाता है। ठीक है, क्षोभ सीमा लगभग 1 किलोमीटर या 1 या 1.5 किलोमीटर की मोटाई का एक परत होता है। इसका यहाँ पे भी तापमान काफ़ी कम हो जाता है। ठीक है, तो ये क्षोभ सीमा या ट्रोपोपास की संज्ञा देते हैं। ठीक है, ट्रोपोपास की संज्ञा देते हैं। ठीक है, इसके बाद से आता है हम लोग का दूसरा मंडल
समताप मंडल। ठीक है, समताप मंडल या इंग्लिश में इसको स्ट्रेटोस्फीयर की संज्ञा देते हैं। ठीक है, इसकी ऊंचाई होती है 18 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर के बीच में होती है। ठीक है, ये 18 पे, और इसी भाग में जो ओजोन मंडल भी पाया जाता है। जैसे कि हम लोग कल देखे थे कि ओजोन जो होता है, ओजोन मंडल में होता है कि जो बाहर से कॉस्मिक रेज आने वाली हैं या फिर अल्ट्रावायलेट किरण आती हैं, पराबैंगनी किरणें आती हैं, तो ओजोन के साथ क्रिया करके वहीं पे रुक जाती है। मतलब ओजोन जो परत होता है अल्ट्रावायलेट रेज को वहीं पे रोक लेता है और रोक करके जो नीचे आने से उसको बचा लेता है, जिसके अब ओजोन की वजह से जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं उसकी वजह से जीवों को काफ़ी क्षति हो सकता था। ठीक है, तो इसीलिए उसको यहाँ पे इसके द्वारा बचा लिया जाता है। और कई तरह से जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, इससे ओजोन टूटता है, टूट के O3 O2 में और इसमें बट जाता है। अब बटने के कारण से ये काफ़ी विखंडित हो जाता है, लेकिन फिर ये दोबारा O3 में परिवर्तित हो जाता है। नीचे से जो ऑक्सीजन फिर आता है और उसको मिल करके धरातल से ऑक्सीजन आकर के फिर O2+ ये मिल करके फिर O3 का निर्माण हो जाता है। ठीक है, ओजोन परत फिर से विकास कर। कहने के तात्पर्य है कि ये जो ओजोन परत है हमेशा निरंतर बनते और बिगड़ते रहता है। ठीक है, इस परत से जीवों की रक्षा होती है। इसमें लगभग जो तापमान होता है लगभग एक समताप ही होता है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं होता है। धीरे धीरे यहाँ से तो तापमान बढ़ता है, ऊंचाई के साथ धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता है। लेकिन तापमान इसके अपेक्षा यहाँ पे जो ऊंचाई वाले भाग हैं या इसके ऊपरी भाग हैं, इस पर ऊंचाई माने तापमान थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ठीक है, इसमें लगभग जलवाष्प की मात्रा काफ़ी कम होती है या होती ही नहीं है। कभी कभी जो वहाँ पे बादल होते हैं, बादल का निर्माण हो जाता है, जिससे मदर ऑफ पर्ल की संज्ञा देते हैं। ठीक है, मदर ऑफ पर्ल या नेक्रेस बादल की क्लाउड की संज्ञा देते हैं, नेक्रेस क्लाउड की संज्ञा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस परत की जो समताप मंडल है इसकी सबसे मुख्य विशेषता यह है कि इसमें ओजोन मंडल होता है। दूसरा चीज़ जो बादल पाए जाते हैं नेक्रेस बादल या मदर ऑफ पर्ल की संज्ञा देते हैं। ठीक है, जो 50 किलोमीटर की जो समताप मंडल है इसकी ऊपरी सीमा जो 50 किलोमीटर है उसके आसपास में एक स्ट्रेटोपास पाया जाता है। ठीक है, स्ट्रेटोपास की संज्ञा देते हैं। जैसे इसमें क्षोभ सीमा था वैसे ही स्ट्रेटोपास की संज्ञा देते हैं। ये भी इसका तापमान काफ़ी कम होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग होता है। ठीक है, स्ट्रेटोपास से अब जो तीसरा परत होता है इसका शुरुआत होता है, जिसको मेसोस्फीयर कहते हैं या मध्यमंडल की संज्ञा देते हैं। ठीक है, ये जो मध्यमंडल होता है इसकी ऊंचाई होता है 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर के बीच में मध्यमंडल की सीमा होती है। ठीक है, इसमें तापमान काफ़ी कम पाया जाता है। धीरे धीरे यहीं से तापमान यहाँ बढ़ा हुआ रहता है, इसके बाद से धीरे धीरे तापमान इतना ज़्यादा कम हो जाता है कि जो मध्यमंडल की ऊपरी सीमा पर -100 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से अक्सर पूछा जाता है कि जो जितने भी परत हैं, वायुमंडल के जितने परत हैं, सबसे न्यूनतम तापमान कहाँ पाया जाता है, तो वो मध्यमंडल में पाया जाता है, मध्यमंडल के भी ऊपरी भाग पे। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और इसमें एक बादल होता है नॉक्टिलुसेंट। ठीक है, नॉक्टिलुसेंट एक बादल होता है। ये बादल मुख्य रूप से जो उल्कापिंड होते हैं उसके धूल कणों से बना हुआ होता है। उल्कापिंड के और कभी कभी संवहन के माध्यम से जो आर्द्रता आ जाता है इसमें, इस भाग में, तो दोनों को मिक्स करके बादल का निर्माण कर लेते हैं। इसको इस टाइप के जो बादल होते हैं इसको नॉक्टिलुसेंट बादल की संज्ञा देते हैं। ठीक है, तो ये रहा मध्यमंडल। ठीक है, अब इसके बाद आता है मेसोपास। मध्यमंडल के सबसे ऊपरी भाग पे मेसोपास आता है। मेसोपास या इसको मध्यमंडल के ऊपरी सीमा इसको बोलते हैं। ठीक है, इस भाग से जब तापमान आयन मंडल या तापमंडल की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, तापमंडल, ये तापमंडल दो भागों में बटा हुआ है, एक आयन मंडल और दूसरा आयतन मंडल। आयतन मंडल को ही बहिर्मंडल कहते हैं या बाह्यमंडल की संज्ञा देते हैं। ठीक है, और जिसे दिखा हुआ बाह्यमंडल उसकी संज्ञा देते हैं। दो भागों में बटा हुआ है। ठीक है, ये तापमंडल है। इस भाग में टेम्परेचर काफ़ी यहाँ से काफ़ी स्पीड से टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, बढ़ते बढ़ते जो ऊपरी सीमा है इसका लगभग 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो जाता है। ठीक है,
तो इसी भाग में आयन मंडल जो पाया जाता है, तापमान मंडल में ही आयन मंडल ये पाया जाता है। ठीक है, आयन मंडल पाए जाते हैं, इसमें भी विद्युत तथा चुंबकीय तरंग वो घटनाएं घटती हैं, और इसी में जो कॉस्मिक रे जाती हैं काफ़ी चमकता है उस वहाँ पे। ठीक है, प्रकाशमान हो जाते हैं, रात के समय देखने में ज़्यादा मिलता है, काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन करके वहाँ तापमान बढ़ जाता है, और इसके साथ साथ ज्योति भी काफ़ी तेज चमकती है। जो 2 ध्रुवों पे ये ज्योति वाल चमकती हैं, जो उत्तरी ध्रुव पर चमकती हैं उसको अरोरा बोरियालिस के संज्ञा देते हैं। ठीक है, जो उत्तरी ध्रुव पे चमकती हैं नॉर्थ पोल पे, उसको अरोरा बोरियालिस, और जो दक्षिणी ध्रुव पे चमकती हैं उसको अरोरा ऑस्ट्रालिस की संज्ञा देते हैं, ऑस्ट्रालिस। ठीक है, ठीक है, ये विद्युत चुंबकीय घटनाएं होती हैं। ठीक है, और ये जो आयन मंडल होता है कई उपमंडल में भी बटा होता है, जैसे इसको बोलते हैं डी परत, ई परत और एफ परत। ठीक है, कहीं कहीं पे जी परत के भी माना जाता है कि जी परत का भी विकास हुआ है। ठीक है, तो जो डी परत होते हैं इसमें जो रेडियो फ्रिक्वेंसी की जो लो फ्रिक्वेंसी वाली जो चुंबकीय तरंगें होती हैं उसको वापस करता है, धरातल पर वापस करता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग सुने होंगे कि यहाँ से रेडियो फ्रिक्वेंसी या जो टीवी के लिए जो भेजा जाता है तो इसी मंडल से टकरा के और तरंगे वापस आती हैं, जो हम लोग को टेलीविज़न देखने को मिलता है या रेडियो सुनने को मिलता है। ठीक है, तो इस परत में जो आयन मंडल होता है, आयन मंडल में भी कई सब मंडल होते हैं। इसको जो रेडियो फ्रिक्वेंसी की लो फ्रिक्वेंसी वाला यहाँ से भेजा जाता है, जबकि ई परत होता है। ठीक है, ई परत होता है यहाँ से जो मीडियम व हाई वेव की जो तरंगे होती है वहाँ से वापस भेजा जाता है। ठीक है, इसको ई परत को केनली हेविसाइड परत की भी संज्ञा देते हैं, केनली हेविसाइड। इसको याद रखिए कि इससे क्वेश्चन अक्सर ये पूछा जाता है, आयन मंडल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो एक परत होता है वो 144 से लेकर 360 किलोमीटर के ऊंचाई पे होती हैं। ठीक है, तो ये जो आयन मंडल होता है लगभग 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है, 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक। इसके बाद से तो 640 किलोमीटर से अधिक जाने पे बहिर्मंडल या वायुमंडल की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, तो इसका तापमान काफ़ी ज़्यादा माने यहाँ पे होता है, लगभग 1000 डिग्री से भी ज़्यादा तापमान यहाँ पे हो जाता है। लेकिन ये जो तापमान है वहाँ पे महसूस नहीं किया जा सकता है, या थर्मामीटर से भी मापा नहीं जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल नहीं है, या इतना विरल वायुमंडल है कि थर्मामीटर उसको नहीं माप पाएगा, या फिर हाथ निकाल कर भी नहीं टच किए जा सकते हैं, पता नहीं चल पाएगा कि वहाँ पे इतना ज़्यादा तापमान है, क्योंकि वायुमंडल नहीं है, इस वजह से इसको तापमान की महसूस नहीं हो पाता है। ठीक है, इसके लिए अलग से थर्मामीटर आता है, उसके द्वारा ही पता लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो वायुमंडल है इसमें जो हाइड्रोजन है या नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन है, ये आणविक रूप में परत के रूप में भी पाए जाते हैं। ठीक है, कई परतों के रूप में, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, ये परतों के रूप में वहाँ पे विकास हुआ रहता है और आणविक रूप में। ठीक है, उसके बाद से लगभग जो वायुमंडल होता है 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक, लगभग 640 से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक लगभग होता है, और लगभग 1000 के बाद से धीरे धीरे इतना ज़्यादा वहाँ पे वायुमंडल विरल हो जाता है, और जाते जाते मैक्सिमम 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक। ठीक है, 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाते जाते वायुमंडल बिल्कुल ही अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद से अंतरिक्ष की भाग आ जाता है। ठीक है, तो ये रहा वायुमंडल से की परतें और इससे संबंधित विशेषताएं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि कहीं कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, और बाकी ये जो क्षोभ सीमा की बात कर रहे हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, ये याद रखिएगा ये सब चीज़। और जीवन का जो विकास हुआ है मुख्य रूप से क्षोभ मंडल में ही हुआ है। ठीक है, एक चीज़ इसमें कहना भूल गई, वो जो इंटरनेशनल फ्लाइट होती हैं समताप मंडल में ही चलती हैं, इस वजह से चलते हैं कि यहाँ पे जो ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होता है, या मौसमी घटनाएं होती वहाँ पर नहीं होती, इस वजह से समताप मंडल में
ज़्यादा चलती हैं, और जो कि नेशनल फ़्लाइट होती हैं या कम दूरी की जो फ़्लाइट होती हैं वो क्षोभमंडल में ही चलती हैं। ठीक है, तो इसका कोई ध्यान रखिए, ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक, फिर कल क्लास में देखते हैं कि कौन सा इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा तो फिर लाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।